Thank you. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे कि पवन जी ने बताया कि हम लोग सीओपीडी और एस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे इस कोविड के टाइम पे। तो पहले कुछ वेबिनार्स में हमने डायबिटीज देखा था और बिल्कुल हार्ट किडनीज इन पर भी काफी चीजें चर्चा हुई थी। आज हम लंग्स पर चर्चा करके देखते हैं कि कोविड के टाइम पे अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एक्चुअल में अस्थमा और सीओपीडी होता क्या है और कोविड में किस तरीके से प्रेजेंट करता है और ऐसा हम क्या करें या क्या क्या प्रिकॉशंस लें कि जिसके चलते चीजों से बच सके। एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन जी सुनाई दे रहा है? ठीक है। दैट्स चलिए चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एस्थमा और सीओपीडी। अब ये एस्थमा होता क्या है? ये दोनों होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज से मेरा मतलब है कि जो हमारे लंग्स है और लंग्स के बाद जो नीचे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है उनमें कहीं ना कहीं नैरो हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जिसके चलते मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो एस्थमा कब प्रेजेंट होता है? एस्थमा मोस्टली चाइल्डहुड में या अर्ली एडोलेसेंट एज में प्रेजेंट होता है। वेयर सीओपीडी जो है, सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये 40 साल और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सीओपीडी पाया जाता है। अब अस्थमा और सीओपीडी होने के रिस्क फैक्टर्स या इनके कॉज क्या है? ज्यादातर देखा गया है जो अस्थमा है इसके मल्टीफैक्टोरियल है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसमें जीन्स का बहुत रोल है। जीन से मेरा मतलब है कि हेरिडिटी प्लेज अ बिग रोल इन एस्थमा। और सीओपीडी में बहुत ज्यादा जेनेटिक रोल नहीं है, हार्डली किसी एक जीन का रोल है, लेकिन एस्थमा में कम से कम 100 जीन्स, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स आर देयर जो एस्थमा कॉज करते हैं। तो तो एस्थमा में अगर फैमिली में पेरेंट्स को एस्थमा रहा है या कोई भी और एटॉपिक डिजीज, एटॉपिक डिजीज से मेरा मतलब है कोई भी एलर्जिक डिजीज। एस्थमा बेसिकली एलर्जन से होता है, किसी ना किसी एलर्जी से होता है। मेरे सीओपीडी जो है वो ज्यादा स्मोक से होता है। चाहे आप बीड़ी सिगरेट के स्मोक को ले लीजिए या आप बायोमास फ्यूल स्मोक से मेरा मतलब है जो गांव में चूल्हे जलाए जाते हैं उनसे, या ऑक्यूपेशनल जो लोग जिनके काम इस तरीके से हैं कि जहाँ पे ज्यादा स्मोक आता है, तो इस तरीके से है। और एस्थमा में एलर्जन ज्यादा होते हैं। अगर किसी की फैमिली में पेरेंट्स को एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे तो एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस से मेरा मतलब है कि जैसे कुछ लोग सुबह उठते हैं और उठते ही उनको बहुत छींकें आती हैं, तो बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता है उनकी छींकें ठीक हो जाती हैं। तो इन लोगों को भी एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस, या फिर मौसम बदलते ही छींकें आनी शुरू होती हैं। तो या फिर जिनके स्किन में बहुत खुजली होती है या एक्जिमा होता है या जिनमें माइग्रेन भी पाया जाता है, तो इन सब चीजों को हम एटॉपिक डिजीजेस यानी कि एलर्जिक डिजीजेस में क्लासिफाई करते हैं। तो जिन लोगों को ये होता है उनके बच्चों में एस्थमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरी चीज है कि अगर जिन माओ का सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होती है उन बच्चों में एस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
क्यों ज्यादा होते हैं उन बच्चों में? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा बर्थ कैनाल से आता है, वेरे सिजेरियन में ये बर्थ कैनाल वाली चीज जो है ये बाईपास कर दी जाती है। और बर्थ कैनाल यानी कि जो वजाइना है, दैट इज द प्लेस जहां पे बच्चा सबसे पहले इम्यूनिटी लेता है। तो जब जिन बच्चों की वहां से इम्यूनिटी बाईपास हो जाती है, उनमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं फिर एस्थमा होने के। इस तरीके से जो बच्चे प्री टर्म डिलीवरी है, यानी कि जो 32 हफ्ते से पहले जिन माओ में डिलीवरी हो जाती है, उन बच्चों में भी एस्थमा या आगे जाके सीओपीडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि जो उनके लंग्स हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। इस तरीके से जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो स्मोक करती हैं, और अगर उनकी मदर्स ने भी उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर स्मोक किया है, तो ऐसे बच्चों में जिनकी नानी ने भी स्मोक किया और जिनकी मदर भी स्मोक कर रही हैं, ऐसे बच्चों में लंग्स डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर है आपका इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन। ये इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन ये कॉमन सीओपीडी और एस्थमा दोनों में पाया जाता है। इंडोर पॉल्यूशन से मेरा मतलब है, जैसे हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, धूप कर जलाते हैं, तो या मस्किटो कॉयल भी जलाते हैं, तो ये देखा गया है कि ये अगरबत्ती और धूप बत्ती जलने के 2 घंटे बाद तक भी वो स्मोक रहता है, जो कि बाद में एलर्जन का रूप लेता है और ट्रिगर कर देता है एस्थमेटिक्स को। इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि मस्किटो कॉयल जलाते हैं, आप ये मानकर चलिए कि एक मस्किटो कॉयल जलाने से मतलब है 100 सिगरेट जला रखी हो। इतना धुआं, इतना उसका इफेक्ट होता है। फिर स्मोकिंग तो मैंने आपको बताया, स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, चाहे आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, चाहे आप हुक्का ले रहे हैं, चाहे आप बीड़ी ले रहे हैं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। स्मोकिंग इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर योर लंग्स, लंग्स का तो कैंसर करता है, आपके पेट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी कैंसर करता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी स्मोकिंग से होती है। तो इस कोविड टाइम पे मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि जो लोग स्मोकर्स हैं अभी भी अपनी स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ताकि जो लंग फंक्शन का डिक्लाइन है वो वहीं पर रुक जाए, इससे ज्यादा आपके लंग्स में डिटीरियोरेशन ना आए। तो स्मोकिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो दूसरी चीज है बायोमास स्मोक। मैंने बताया कि जो चूल्हे पे जो लोग काम करते हैं, जो फीमेल्स चूल्हे पर खाना बनाती हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत परेशान। और उनके साथ जब छोटे बच्चे भी मदर्स के साथ जुड़ के वो फ्यूल को इनहेल करते हैं, तो आगे जाके उनको भी सीओपीडी होने के चांसेस हो जाते हैं। आगे जाके उनको भी सीओपीडी, उन बच्चों को भी सीओपीडी होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर है कि जिन लोगों के घर बहुत ट्रैफिक एरिया में है, यानी कि बाहर निकलते ही सड़क है और बहुत पॉल्यूशन है, तो ऐसे घरों में भी जो बच्चे हैं उनको एस्थमा होने के चांसेस अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा हो जाता है। ये पाया जाता है कि जो डीजल पार्टिकल्स हैं जब ये शेड होते हैं सड़क में, तो अर्बन एरियाज में क्या है, एलर्जन में ज्यादातर पॉलन ग्रेन्स हैं, तो जब ये पॉलन ग्रेन उन डीजल पार्टिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी एलर्जेनिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि इनकी जो इनका जो एलर्जन का जो इफेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान हमको रखना ही चाहिए। फिर आपके न्यूट्रिशन में बहुत, न्यूट्रिशन एक्चुअली प्लेज अ बिग रोल। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, आपकी डाइट में प्रोटीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो मदर्स प्रेगनेंसी के टाइम पर एप्पल खाती थी, या ये है स्टडीज में, या फ्रूट्स लेती थी, या
फिश भी लेती थी या अच्छा प्रोटीन लेती थी, तो उनके बच्चों में होने के चांसेस कम होते हैं। फिर है आस्थमा। एक ऐसी चीज है जो हमेशा नहीं रहती। हमेशा नहीं रहने से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आज मरीज बिल्कुल ठीक है, हो सकता है वो अगले 2 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन उसके बाद एकदम ट्रिगर होगा, एकदम सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी, और चाहे तो ट्रीटमेंट दें या इनहेलर दे दें या नहीं भी दें ट्रीटमेंट, तो कुछ टाइम पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसा एस्थमा में पाया जाता है कि 2-2 हफ्ते तक मैक्सिमम देखा जाता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आया और ऑल ऑफ ए सडन आ गया। तो ऑल ऑफ ए सडन कैसे आ सकता है? तो एस्थमा के लिए कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी होते हैं। अब ट्रिगर फैक्टर क्या होता है? बहुत हद तक देखा गया है कि एक्सरसाइज, इसलिए ये रेकमेंड करते हैं कि जिन बच्चों में स्पेशली एस्थमा है, अ, वो एक्सरसाइज करने जाने से पहले, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को कोई खाने पीने में कमी रखनी है, यानी कि आप ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। दे शुड एंड दे लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो कुछ भी खा सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि क्योंकि फूड एलर्जी हमारी कंट्री में हार्डली 2% पाई गई है, पर हाँ, एक्सरसाइज से पहले अगर वो अपना इनहेलर लेके चले जाएं, यानी कि अपनी जो दवाई की डोज है उसको लें, तो उनको ट्रिगर नहीं होता। तो एक्सरसाइज, अगर एंगर, किसी तरीके की एंजाइटी या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो या फ्यूम्स उड़ रहे हैं, स्मोक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम एस्मा को ट्रिगर करती हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एस्मा होता है, उनके घर में जब ये पेंट हो रहा है कुछ है, उनका एस्मा बहुत जबरदस्त ट्रिगर हो जाता है। या अगर किसी ने परफ्यूम यूज किया तो उनका एस्मा बहुत जबरदस्त ट्रिगर हो जाता है। तो एस्मा के लिए कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर की मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत होती है। अदरवाइज वो एस्मा के पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल चल रहे होते हैं, और जब वो नॉर्मल होते हैं, उनका अगर लंग फंक्शन टेस्ट करोगे तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल आता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एस्थमा में है, लेकिन सीओपीडी में ऐसा नहीं होता। सीओपीडी इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीओपीडी के मरीज में नॉर्मल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सीओपीडी में देर इज ए परमानेंट एयर फ्लो या परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन, हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन पाई जाएगी। वेरएज एस्थमा के पेशेंट्स में वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन है, यानी कि आज है, हो सकता है अगले 10 दिन ना हो। एस्थमा के सिम्टम्स में भी ऐसा है, वेरिएबल है। हो सकता है कि आज है फिर कुछ दिन बिल्कुल ना हो, लेकिन सीओपीडी के सिम्टम्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एस्थमा के सिम्टम्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग या लेट, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में एस्थमा के सिम्टम्स ज्यादा पाए जाते हैं, वेयर सीओपीडी में ऐसा कुछ नहीं है। अब एस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला और फोरमोस्ट है वीज। वीज क्या होता है? एस्थमा के मरीजों में ज्यादातर आप पाएंगे कि उनकी छाती में से जैसे सीटियां बज रही हैं, जैसे सीटी की आवाज आ रही है। कई दफा जब वो बहुत एक्सेसरबेटेड होता है, यानी कि जब बहुत बड़ा हुआ होता है, आपके सामने एस्मा का मरीज आएगा और आप सामने से सुन सकते हैं सीटियों की आवाज उसकी छाती से आ रही है। इवन अगर आप सामने से नहीं सुनते हैं, चेस्ट चेस्ट पे स्टेप्स लगाते ही आपको सीटी की आवाज आएगी। तो जो लोग एस्मा का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या जब एस्मा बहुत ज्यादा एक्सेसरबेट या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उस टाइम पे हो सकता है कि कोई सीटी की आवाज ना भी आपको मिले। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर व्हीज आई तो वो एस्मा है। सीओपीडी में भी कई बार पेशेंट्स को ये सीटी की आवाज आ सकती है। पर एक ध्यान देने योग्य बात ये है इसमें कि अगर आप पेशेंट को क्लिनिकली देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसकी सिचुएशन ठीक नहीं है, पेशेंट ठीक नहीं है, बट लेकिन आप जब उसको उसकी चेस्ट चेक करते हैं, आपको कोई वीज नहीं मिलती, यानी कि जो छाती है बिल्कुल साइलेंट है, तो ये एक ग्रेव साइन है, यानी कि दिस इज अ रेड फ्लैग। ऐसे में आपको पेशेंट को इमीडिएटली
हॉस्पिटल के लिए रेफर करना बहुत जरूरी है। फिर एक हो गई वीज। वीज वैसे स्पेसिफिक सिम्टम एस्थमा के लिए है। फिर है चेस्ट टाइटनेस। कई दफा मरीज आके बोलते हैं कि मैम मेरी छाती जकड़ी हुई है। तो ये जो जकड़ी हुई छाती है ये ज्यादातर अस्थमा के मरीजों में पाई जाती है। फिर है सांस लेने में दिक्कत होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सांस लेने में जो दिक्कत होती है ये सीओपीडी के मरीजों में भी पाई जाती है, उनमें भी सांस लेने में मुश्किल होती है। तो जो ये अस्थमा के में मैंने बोला कि ये मोस्टली छोटे बच्चों में पाया जाता है या अर्ली अडल्टहुड में पाया जाता है। तो जो अडल्ट है वो ज्यादातर सांस लेने की दिक्कत के साथ आते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चे ज्यादातर अस्थमा वाले खांसी के साथ आते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो अस्थमा और सीओपीडी में है कि अस्थमा के लोगों को जब खांसी होती है तो वो नॉन प्रोडक्टिव है, यानी कि उसमें कोई बलगम नहीं आती है। मतलब पेशेंट खींच खींच के खांसता है तब कहीं थोड़ी सी बलगम निकलती है, अदरवाइज कोई बलगम नहीं निकलती। मेरे सीओपीडी के मरीज में कोपियस भर भर के बलगम आती है और उनकी बलगम का हमें रंग पूछना होता है या चेक करना होता है, क्योंकि अगर सफेद बलगम है तो नॉर्मल है, अगर बलगम येलो या ग्रीन है तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन भी साथ में चल रहा है। जब इन्फेक्शन भी चल रहा है तो ऐसे में हमको मरीज को कोई ना कोई एंटीबायोटिक भी देना साथ साथ पड़ सकता है, ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ और बाकी चीजों के साथ, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। इस तरीके से एस्थमा और सीओपीडी के मरीज प्रेजेंट करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आप इनको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो अब आपके पास मरीज आया वीज के साथ है या कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या खांसी है। अब कोविड के टाइम पे पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करेगा। कोविड के टाइम पर भी मरीज इसी तरीके से प्रेजेंट करेगा, लेकिन कुछ डिफरेंस है। दो चीजें कोविड के टाइम पे ध्यान देने वाली है कि या तो पेशेंट बिल्कुल साइलेंट है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक चल रहा है मरीज। तो एसिम्टोमेटिक चल रहा है और या फिर क्या होता है कि कई बार पेशेंट के सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि एस्थमा में वेरिएबल सिम्टम्स हैं, तो ये वेरिएबिलिटी जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि सुबह और शाम में जो सिम्टम्स बढ़ते थे वो बहुत ज्यादा, सुबह और शाम में जो सिम्टम्स बढ़ते थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एस्थमा में बहुत ध्यान देने वाली बात जो है कि क्या सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। कोविड के टाइम पे एस्थमा और सीओपीडी में ध्यान देने वाली ये है कि क्या सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या बिल्कुल साइलेंट चेस्ट हो गई है। साइलेंट चेस्ट भी एक ग्रेव साइन है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करना। ऐसे टाइम पर कोविड के टाइम पर पल्स ऑक्सीमीटर एस्थमेटिक्स और सीओपीडी पेशेंट्स के पास होना बहुत जरूरी है, और कम से कम हर 6-6 घंटे में उनको अपनी ऑक्सीजन देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि एक सिचुएशन है जिसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एस्थमेटिक्स और सीओपीडी के मरीजों में आएगी, वो अदरवाइज किसी भी लोगों कोई भी इंसान जिसको कोविड हो रहा है उसमें हो सकती है। तो आपको अपनी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करनी जरूरी है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ये इसका क्लिप है, इसको ऑन करें, अपनी उंगली को उसमें डालें, स्विच ऑन करें और आप देखेंगे कि आपकी क्या वैल्यू होती है। अब मेरी मेरी ऑक्सीजन इस टाइम पे 98 98 और मेरी पल्स 61 आ रही है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो दिन में कम से कम 3 या 4 बार करें। पल्स ऑक्सीमीटर कोई महंगा नहीं है। अभी तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इसको 500 550 का कर दिया है, अदरवाइज 1000 1,500 में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों की सांस की दिक्कत है उनको पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के टाइम पर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पल्स या आपका ऑक्सीजन लेवल आपको पता भी नहीं चलता, पेशेंट का हैप्पी हाइपोक्सिया होता है,
80 से नीचे चला जाता है, मरीज को बिल्कुल नहीं पता चलता कि उसकी ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है और इमीडिएटली फिर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आप अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर है अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रेजेंट करता है सिम्टम्स में। सिम्टम्स या तो बहुत बढ़ जाते हैं या बहुत फ्लक्चुएट करने लगते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायग्नोस कैसे करते हैं हम कि इसको एस्थमा है, इसको सीओपीडी है। एक तो वीज वीज देखेंगे तो हमारा दिमाग एस्थमा की तरफ जाता है। दूसरा, क्या चेस्ट एक्सरे का कोई रोल है इस डायग्नोसिस के लिए? तो मेरा जवाब है आपको कि नहीं, चेस्ट एक्सरे का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है एस्थमा या सीओपीडी को डायग्नोस करने के लिए। टेस्ट एक्सरे हम सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में कराते हैं जहां पर हमको अगर लग रहा है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या दवा देने के बावजूद भी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि न्यूमोथोरैक्स यानी कि लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में हवा आ गई है, तो जिस कारण पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या कोई फॉरेन बॉडी पड़ी है चेस्ट, बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी ले ली है, तो उस दौरान हमें चेस्ट एक्सरे कराना पड़ता है। दूसरी चीज है, क्या ब्लड टेस्ट का कोई रोल है? नहीं, ब्लड टेस्ट का भी कोई रोल नहीं है। सिर्फ एक आईजी सीरम हम करा के देखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि अगर एलर्जीज हैं तो इसका मतलब कि पेशेंट फिर एस्थमा की तरफ ज्यादा। तो इनका शॉर्ट जो डायग्नोसिस होती है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से होती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में है स्पायरोमेट्री या है पीक फ्लो मीटर। इससे पहले मैं थोड़ा सा सीओपीडी के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने आपको बताया एस्मा के बारे में, मैंने अच्छे से आपको बताया। सीओपीडी मैंने बताया कि ज्यादातर 40 या 40 साल से ज्यादा लोगों में पाई जाती है। सीओपीडी में परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन है, हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन पाई जाएगी। जब भी आप लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे उसमें आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज दिखेगा, वेयर एज एस्थमा में वेरिएबल है, हमेशा नहीं दिखेगा। सीओपीडी ज्यादातर स्मॉलर एयरवे डिजीज है, जैसे लंग्स आगे, लंग्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और नीचे जाके छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं ब्रोंकियल ट्री में। तो वो एल्वियोलाई क्या करते हैं, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो सीओपीडी ज्यादातर वो छोटे एल्वियोलाई में ज्यादातर होता है। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता, और ऑक्सीजन एक्सचेंज ठीक से नहीं होने के कारण सीओपीडी के मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन लोगों में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है क्योंकि लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पूरे ऑर्गन्स में बॉडी के में नहीं भेज पाते। सीओपीडी में मैंने बोला था कि जेनेटिक फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द एंजाइम, उसको कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी पाई जाती है सीओपीडी के मरीजों में। और इस डेफिशिएंसी से क्या होता है तो दोनों इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। एस्थमा एक हाइपर रिस्पॉन्सिव डिसऑर्डर है। हाइपर रिस्पॉन्सिव से मतलब है कि जैसे ही ट्रिगर गया वैसे ही जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए, इन्फ्लेमेशन बढ़ गई। और सीओपीडी में क्या है, जैसे एयर पॉल्यूशन या इन सब चीजों से होता है, तो इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है। और इन्फ्लेमेशन से क्या होगा कि ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन है, ज्यादा होने से क्या होगा कि आपके एयरवेज ब्लॉक हो गए। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने बताया कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, तो इट इज एन एंटी प्रोटीएज, तो प्रोटीएसिस ज्यादा बनने लग जाते हैं, यानी कि इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स ज्यादा आ जाते हैं। अब ये प्रोटीएसिस क्या करते हैं, ये प्रोटीएसिस आपके लंग्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या डिस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि एल्वियोलाई पड़े हैं, तो एल्वियोलाई कैसे रहते हैं, एल्वियोलर वॉल अटैचमेंट्स के साथ एल्वियोलाई खुले रहते हैं, ताकि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें या कुछ भी करें तो एल्वियोलाई आपके खुले रहें। पर सीओपीडी के मरीज में क्या होगा, इलास्टिन
जो ये प्रोटीएस है ये इलास्टिन को डिस्ट्रक्ट कर देती है, जो एल्वियोलर वॉल अटैचमेंट्स में होते हैं, जिसके कारण एल्वियोलाई खुले हैं। अब इलास्टिन के डिस्ट्रक्शन के कारण एल्वियोलाई कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज आती है। ऑफ कोर्स बॉडी में अगर एक सिस्टम खराब होगा तो दूसरा सिस्टम अपना काम करेगा। तो दूसरा सिस्टम क्या होगा? स्मूथ मसल्स हैं। अब अकेले बेचारे स्मूथ मसल पे इतना ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है कि धीरे धीरे वो भी खराब हो जाते हैं और एल्वियोलाई बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसलिए जब इनिशियली माइल्ड जब इलास्टिन की डेफिशिएंसी शुरू होती है या जब इलास्टिन का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, उस टाइम पे सीओपीडी के मरीजों में सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है, पर अभी भी वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे जब पूरे एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाते हैं तो सीओपीडी के मरीजों का वो एल्वियोलाई खुल ही नहीं पा रहे। तो अब क्या, जब वो एक्सपीरेशन है, यानी कि जब वो सांस इंस्पायर करके बाहर की तरफ छोड़ता है, तो उस टाइम पे हमारा जो थोरैक्स है, चेस्ट है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके एल्वियोलाई बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो अब आप जब दोबारा सांस लेंगे तो, और उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो आप पूरे तरीके से जितनी सांस ली, यानी कि जितनी एयर आपने इंस्पायर करी, आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे सीओपीडी के मरीजों में एयर ट्रैपिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आप निकल नहीं पा रहे। सपोजिंग आपने ये सांस इतनी ली, पर निकालते वक्त सिर्फ इतनी सी निकाली, तो आपकी लंग्स के अंदर फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि हवा ज्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर आप दोबारा सांस लेते हैं, फिर वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो चेस्ट है वो बैरल शेप बन जाती है, उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ जाता है, लेकिन ये बैरल शेप होने तक बहुत टाइम हो जाता है। आई मीन एकदम नहीं होता, तो बहुत सिवियर सीओपीडी हो जाती है जब तक ये बैरल शेप चेस्ट होती है। इसमें फिर क्या होता है, आपका हार्ट जो है, जब चेस्ट एक्सरे देखा जाता है, आपका हार्ट बिल्कुल ट्यूब की तरह ऐसे बड़ा हो जाता है। अच्छा, एक सीओपीडी में चीज पाई जाती है, नॉर्मली जो आपके लंग्स हैं ये सॉफ्ट स्पॉन्जी और पिंक कलर के होते हैं, पर सीओपीडी मरीज के जो लंग्स हैं बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। क्यों काले पड़ जाते हैं? ड्यू टू द टार, जो सिगरेट में टार है, जो स्मोक में टार है, उसके कारण आपका लंग इतना फाइब्रोटिक हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज लंग बहुत इलास्टिक होता है, तो वो फाइब्रोज होना शुरू हो जाता है। आपका जो डायाफ्राम है, जो मेन रेस्पिरेटरी मसल है, वो बिल्कुल नीचे चला जाता है और फ्लैटन हो जाता है। तो जब एयर ट्रैपिंग शुरू हो जाती है, सांस लेने में ही इतनी दिक्कत है, जब मरीज एक नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन नहीं कर पाता, तो आप इमेजिन करो वो चलेगा कैसे, या कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी नॉर्मल काम कैसे करेगा। तो इसलिए कहा जाता है सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो बढ़ने से क्या होता है कि धीरे धीरे मरीज की एक्सरसाइज इंड्योरेंस बिल्कुल खराब हो जाती है, मरीज बिल्कुल चल भी नहीं पाता। इसलिए हम सीओपीडी के मरीजों में पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से मेरा मतलब है वी मेक देम वॉक, कि चलो। और एक होता है टेस्ट 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 6 मिनट तक मरीज बिल्कुल सांस फूले बिना कितना अच्छा चल पाता है। तो जो मरीज अच्छा चल पाते हैं उनका फिर आगे प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। या फिर हम उनको वी गिव देम गुड न्यूट्रिशन, तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोटीन इनटेक करनी चाहिए। सीओपीडी के मरीजों में एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत अच्छा रोल होता है, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी ये जो मैंने बताया एल्वियोलाई कोलैप्स होता है, ये तब भी ऐसा होता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम सीओपीडी के मरीजों को देते हैं। इसलिए मैं आजकल कोविड के मरीजों में, चाहे उनको लंग डिसऑर्डर है या नहीं है, आई वांट एंड आई रिक्वेस्ट देम एंड आई प्रिस्क्राइब देम आल्सो कि जो आप अच्छा एक बी कॉम्प्लेक्स या कोई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जिसके अंदर जिंक भी हो, जिंक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपकी इन्फ्लेमेशन कम करता है, बीमारी को प्रोग्रेस होने से बचाता है। तो कोविड के दौरान मैं मरीजों को चाहती हूँ कि वो कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट या
एक अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद जिंक युक्त जरूर लें। अब एस्थमेटिक्स में क्या होता है? एस्थमेटिक्स में मैंने आपको बताया कि हाइपर रिस्पॉन्सिव डिसऑर्डर है, ट्रिगर आया एकदम जो एयरवे है वो श्रिंक कर गया। एस्थमेटिक में कुछ डिग्री का इन्फ्लेमेशन, एक बेसलाइन इन्फ्लेमेशन हमेशा बना रहता है। एकदम नहीं होता कि ट्रिगर आते ही सिम्टम्स आने लगेंगे, नहीं, कुछ इन्फ्लेमेशन हमेशा रहता है। इस इन्फ्लेमेशन के ऊपर ट्रिगर आया तो इन्फ्लेमेशन इतना हुआ, फिर ट्रिगर आया तो इन्फ्लेमेशन इतना हुआ। इतने पे हो सकता है कि पेशेंट का थ्रेशोल्ड आ जाए, यानी कि अब इसके बाद वो ट्रिगर और नहीं ले सकता, फिर उसके एकदम सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो सिम्टम्स में वो खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, या उनकी छाती में जकड़न होगी, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया कि इन दोनों कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन रहता है और आपकी जो एयरवे है वो नैरोइंग हो गए, तो ट्रीटमेंट में फिर क्या देना होगा? ट्रीटमेंट में दो ही चीजें देनी है। एक तो नैरोइंग जो ब्रोंकाई है या एयरवेज हैं उनको डायलेट करना है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स देना है। अब इन्फ्लेमेशन ठीक करना है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में जो बेस्ट एंड द पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, दीज आर द स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स कौन से? जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो जाते हैं। तो स्टेरॉइड के नाम पे तो मरीज भाग जाता है। ट्रूली स्पीकिंग, आज भी हमारे देश में इतना स्टिग्मा है स्टेरॉइड के लिए, तो ऐसा नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप स्टेरॉइड लेंगे तो कोई कोई बहुत परेशानी आ जाएगी। अगर आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इनहेल से मेरा मतलब है इनहेलर्स के थ्रू या नेबुलाइजेशन के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल्स, अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो बहुत लाभदायक है। इवन इस कोविड के टाइम पे हमको ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड नहीं बंद करने, उनको देने हैं। हम ओरल स्टेरॉइड नहीं दे रहे। ओरल से मेरा मतलब है कि गोली के रूप में नहीं दे रहे, इनहेलर के रूप में दे रहे हैं। इन दोनों का मैं एक आपको ग्रॉस डिफरेंस बताती हूँ। लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं हम गोली खा लेंगे डॉक्टर साहब, हम इनहेलर नहीं लेंगे, इनहेलर लेने से आदत पड़ जाती है। ये बहुत गलत नोशन है। आज की टॉक से, आज के सेशन से ये बात मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ आप सबको कि इनहेलर इज द बेस्ट चॉइस ऑफ टेकिंग अ ड्रग। आप इनहेल करते हैं, दवा डायरेक्टली आपके लंग्स में, यानी कि टारगेट ऑर्गन को जाके हिट करती है, जहां दवा जानी चाहिए वहीं जाती है और कुछ मिनटों में दवा चली जाती है। वेरएज आप गोली लेते हैं तो क्या होगा? गोली लेंगे, पहले आपकी गोली पेट में जाएगी, पेट से एब्जॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से वो सारे शरीर में जाएगी, यानी कि सारे ऑर्गन्स में। जब जरूरत सिर्फ लंग्स को है तो बाकी ऑर्गन्स को आप क्यों दे रहे हो दवाई? क्यों? उसको जरूरत ही नहीं है, तो बाकी ऑर्गन्स को देना यानी कि आप कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हो। और जितनी डोज लंग में जानी चाहिए उतनी जा भी नहीं पाती, और दवाई जो डोज ले रहे हो वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि जब हम इनहेलर देते हैं तो इनहेलर के हम दो पफ कहते हैं, 100 माइक्रोग्राम के दो पफ हुए, यानी कि 200 माइक्रोग्राम का ड्रग लिया, जो कुछ मिनट में सीधा जाके आपके टारगेट ऑर्गन लंग में जाके चला गया, काम खत्म हो गया आपका। अब आपने गोली ली, गोली आप साल्बुटामोल की या एस्पिरिन की लेते हो 4 मिलीग्राम की, 4 मिलीग्राम में 4000 माइक्रोग्राम ड्रग होगा, या 2 मिलीग्राम में 2000 माइक्रोग्राम ड्रग होगा। आप 20 से 40 गुना दवा ज्यादा दे रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। तो आपको फर्क समझ में आया? इनहेलर लेने से सिर्फ 200 माइक्रोग्राम, गोली लेने से 2000 माइक्रोग्राम, तो ये तो बहुत 10 गुना ज्यादा आपने दवा दे दी। या तो ये तो दिस इज एक्चुअली यू आर डूइंग अ सिन देयर, है ना? तो ये तो बहुत, हमें हमारा एज ए डॉक्टर काम है कि आपको पूरी तरीके से समझा के भेजें। तो ये सब मत कीजिए। जो आपको डॉक्टर अगर समझा रहे हैं कि इनहेलर लेना जरूरी है तो इनहेलर लेना जरूरी है। अब इनहेलर्स में स्टेरॉइड भी होंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स भी होंगे। मैंने आपको बताया कि अस्थमा के मरीजों में कुछ हद तक एक बेसलाइन इन्फ्लेमेशन हमेशा रहती है,
तो अस्थमा के मरीजों में चाहे वो बिल्कुल ठीक सिम्टम नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, तब भी हम उनको थोड़ा सा मिनिमल डोज ऑफ एन आईसीएस यानी कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करके रखते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन बढ़े नहीं। इस कोविड के टाइम पर ये लापरवाही नहीं करनी है। मिनिमल ड्रग जो आपके डॉक्टर ने आपको दे रखा है वो आप प्लीज लेते रहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं लेंगे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और ग्रेव सिचुएशन यानी कि एक्सेसरबेशन में आप आ जाएंगे। ओरल ड्रग हम सिर्फ तभी देते हैं, यानी कि गोली हम सिर्फ तभी देते हैं जब पेशेंट की सिचुएशन बहुत सिवियर हो चुकी होती है या पेशेंट सिवियर एक्सेसरबेशन में आ गया है, उस टाइम पर ओरल भी देना पड़ता है। और इस कोविड के टाइम पे अगर आपको ओरल भी दिया जा रहा है तो आपको उसको लेना आवश्यक है। अब ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। आस्मा का मरीज क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर तो ले लिया, अब सपोजिंग ये उसके लंग का ल्यूमेन है, ये एक नॉर्मल लंग का ल्यूमेन है, एक आस्थमेटिक पेशेंट का ल्यूमेन इतना कम है। अब आपने क्या किया, उसने ब्रोंकोडायलेटर ले लिया, इतना खुल गया, लेकिन अभी भी पूरा नहीं खुला। तो आस्मा का पेशेंट हमेशा शफल करता रहता है कंप्लीट ट्रीटमेंट से और पार्शियल ट्रीटमेंट के बीच में, क्योंकि वो पूरी दवाई नहीं लेता। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने इनहेलर्स जिनमें की ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जिनमें की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये आप लेते रहिए। कोविड के टाइम पर अपने पास इन दवाइयों का, अपनी मेडिकेशंस का एक बना के रखिए कि आपके पास कम से कम महीने 2 महीने की दवा ज्यादा पड़ी है, सो दैट इन केस आपको इमीडिएटली कुछ कोविड इन्फेक्शन हो जाए या कुछ है, आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, या फिर आपके पास वो केमिस्ट के नंबर्स होने चाहिए। और बीएससीएस तो अपोलो से आपको हर दवा हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तो आप अपने पास दवाई का एक समावेश रखिए, सो दैट इमीडिएटली आपको अगर चाहिए हो तो आप उन्हें ले सकें। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीओपीडी के मरीजों में, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से क्या रहता है कि आप एक्सेसरबेशन से बच सकते हैं, बीमारी और ज्यादा ना हो जाए उससे आप बच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन किस प्रकार की होती है, तो एक तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है जो साल में एक बार दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या विरुलेंट स्ट्रेन्स उस टाइम पर हैं, तो वो हम वैक्सीन देते हैं। दूसरी है पीसीवी 13। पीसीवी 13 इज ए कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये ताउम्र एक ही बार दी जाती है। फिर है पॉलीसेकेराइड PPSV 23, ये 5 साल में इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। इन दोनों के बीच में 8 से 12 महीने का गैप होना चाहिए। अगर PPSV 23 पहले ले चुके हैं तो हम उसको 5 साल के बाद दोबारा बूस्टर दे सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन होनी बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि मैक्सिमली आपको ड्रग्स जो लेने हैं वो किस तरीके से लेने हैं, इनहेलर के रूप में लेने हैं। अब कोविड के टाइम पर कौन सा इनहेलर सबसे सेफ है, डीपीआईज यानी कि ड्राई पाउडर इनहेलर बहुत सेफ है। दूसरा पीएमडीआईज भी है, प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर, वो बहुत इफेक्टिव है। और जो एक्यूट सिचुएशन में मरीज हैं उनमें नेबुलाइजर यूज कर, अभी कई लोगों का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं, तो मेरा जवाब आपको रहेगा कि अगर आप ऑलरेडी नेबुलाइजर ले रहे हैं तो आप नेबुलाइजर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि नेबुलाइजर से बहुत एरोसॉल जनरेट होता है। और वो एरोसॉल घर में अगर आप लेते हैं तो प्लीज अपने कमरे तक सीमित रखें, कमरा बंद रखें, क्योंकि अगर आप कोविड ग्रस्त भी हैं, आप नेबुलाइजेशन करते हैं, आपके एरोसॉल जो जनरेट होते हैं, आप अपने घर के बाकी लोगों को भी वो बीमारी दे सकते हैं। तो नेबुलाइजेशन मोस्टली कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में तो ठीक है, बट घरों में इतना एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको दवा की डोज ज्यादा लेनी होती है और आप ऑलरेडी नेबुलाइजेशन पर हैं तो आप अपनी नेबुलाइजेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि लोग पूछते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचा के रखें, तो आप गार्गल्स, नमक पानी के गार्गल्स कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार गार्गल्स करें।
और आप स्टीम भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी की स्टीम लें, उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो वो स्टीम लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स या कुछ ऐसा लें, नहीं तो टर्मरिक जो है इट इज द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी। जिंजर, अदरक और हल्दी का अगर आप पानी पीते हैं या हल्दी का गर्म दूध पीते हैं तो दिस इज रिकमेंडेबल। और आजकल लोग ये सब चीजें बहुत ले भी रहे हैं और इसकी जरूरत है भी। तो इन सब चीजों का आप कोविड के टाइम पर ध्यान रख सकते हैं। दवाइयों को बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, पूरी तरीके से दवाइयां लें अपनी। और ये ना सोचें कि मेरे को स्टेरॉयड नहीं लेना या मेरे को इनहेलर नहीं लेना, किसी चीज का कोई स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके की दवाइयां ली। और इस टाइम पर लंग फंक्शन टेस्ट भी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज लंग फंक्शन टेस्ट भी आपको क्या बताएगा कि प्रॉब्लम है। तो सीओपीडी के मरीज में कोई जादू तो होगा नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक हो गए। तो साल भर के बाद या 6 से 8 महीने में आप लंग फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। हाँ, इस टाइम पे जब आप देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल्स पे ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बताया कि सिम्टम आता नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 94 से नीचे जा रहा है तो इट इज अ वार्निंग साइन, ध्यान रखें। अगर उससे भी नीचे जा रहा है तो इमीडिएटली यू शुड मीट योर डॉक्टर। और ये जो आजकल है कि घर में ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये छोटे छोटे जो सिलेंडर्स आ रहे हैं फैंसी से, दे आर नॉट वर्थ टेकिंग, इनको लेने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ऑक्सीजन की कोई जरूरत पड़ती है कि घर में ऑक्सीजन की कोई जरूरत पड़ती है तो यू नीड टू कंसल्ट द स्पेशलिस्ट, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मोस्टली इट इज द बेस्ट थिंग कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ही ली जाए, बिकॉज अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और तो अपने ऑक्सीजन पे बहुत कड़ी कड़ी नजर रखनी जरूरी है। दूसरी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप योगा करते हैं तो बहुत बेहतर है। ये मेरे पास एक 3 बॉल स्पायरोमीटर है। तो अगर आप इससे एक्सरसाइज पहले करते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो लंग कैपेसिटी बढ़ाना इज ए वेरी गुड थिंग एट दिस टाइम। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोविड के टाइम पे खुद को बचा सकते हैं। दूसरा, ये जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट हैं, इनके लिए रिकमेंडेड है कि ये कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा बाहर ना ही निकलें, क्योंकि अननेसेसरी दे कैन बी, दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है ये कि भाई जिसको एस्मा है उसको कोविड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। पर हाँ, इन मरीजों को अगर कोविड हो जाएगा तो एक हेल्थी इंडिविजुअल के मुकाबले इनमें कोविड की कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए ज्यादा बाहर, मैं तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए भी कहूंगी कि बाहर उतना ही निकला जाए जितने की जरूरत हो, अदरवाइज ना ही निकला जाए बाहर। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये लंबे समय तक सीओपीडी और ये एस्थमा चलता है तो इन लोगों में निमोनिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चेस्ट एक्सरे हम कोविड के टाइम इसलिए भी करा के देखते हैं कि कहीं निमोनिया तो सेट इन नहीं हो गया है पेशेंट्स को। और तो निमोनिया बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सीओपीडी के मरीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि सिर्फ रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तक बीमारी सीमित ना रहकर हार्ट में भी बीमारी हो सकती है, यानी कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सीओपीडी के मरीजों में उनकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उनको मसल्स में मायोपैथीज हो सकती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम सेट इन हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मेरा मतलब है उनको डायबिटीज भी हो सकती है, उनको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, उनके लिवर में भी फैट जमा हो सकता है, उनको जीआरडी भी हो सकता है। जीआरडी से मेरा मतलब है गैस्ट्राइटिस, यानी कि रिफ्लक्स, उनका खाना मुंह में आए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। सीओपीडी के पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत पाया जाता है।
एस्थमा में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। देर इज समथिंग कॉल्ड एस्थमा मिमिक्स। एस्थमा मिमिक्स से मेरा मतलब है ये वो तीन चार बीमारियां हैं जो बिल्कुल एस्थमा की तरह प्रेजेंट करती हैं। जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, मैंने पहले भी बताया कि अगर पेशेंट छींके सुबह उठते उसको छींकें आ रही हैं एलर्जन से, या फिर जीआरडी यानी कि गैस्ट्राइटिस ज्यादा हो रहा है, या फिर मोटापा जिनके पेट पे यानी कि टमी पे सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, या जो लोग ऑलरेडी हार्ट फेलियर में हैं, तो ऐसे मरीजों में जब तक आप इन सब चीजों को ट्रीट नहीं करेंगे, एलर्जिक राइनाइटिस को भी जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी एस्मा का ट्रीटमेंट दे दीजिए, पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। वो हमेशा कंप्लेन करता रहेगा, जितने मर्जी इनहेलर दे दो, जितनी मर्जी दवाइयां खिला दो, आस्थमा में आपको ये चीजें ये रूल आउट करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से सीओपीडी में ये रूल आउट करना पड़ेगा कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है, यानी कि कोई हार्ट में प्रॉब्लम, कोई मसल्स में प्रॉब्लम, कोई शुगर लेवल्स हाई, इन सब चीजों को भी साथ के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। तो सीओपीडी का मरीज धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट करता है, लेकिन एस्मा का मरीज स्टेबल रह सकता है अगर वो अपनी रेगुलर डोज ऑफ इनहेलर यानी कि स्टेरॉइड का रेगुलर लेता रहे, और जब वो चीज बढ़े तो उस टाइम पे ब्रोंकोडायलेटर्स भी दिए जा सकते हैं। तो आई थिंक इनफ, इससे ज्यादा बताऊंगी तो फिर आपका सबका समझ में शायद ना आए। एनीवेज, तो कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ, नमस्कार जी। जी, बिल्कुल पहचान ली मैंने कहा। 200-250 रुपये। हाँ, 200-250 रुपये में आ जाएगी। और सवाल? 3 बॉल्स पायरोमीटर बोल सकते हैं, 3 बॉल्स पायरोमीटर। कोई सवाल नहीं, सब समझ आ गया? ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।